Hello friends, I'm Risham Mittal from Brainmaker Coaching Classes. Today our topic is Feature of the Indian Constitution. जैसे कि हमको पता ही है, हमारे इंडिया में जो भी कानून बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनता है। पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाती है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम बात करें, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम बात करें ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है? वहां पे अलिखित संविधान पाया जाता है, वहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है। इंडिया में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है? तो वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है, अर्थात लिखित संविधान पाया जाता है। अगर इसके इंप्लीमेंट की बात करें, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अगर हम इसके रेडी होने की बात करें, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था। बट जो इंप्लीमेंट हुआ था वो इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे मेन फीचर्स की तरफ। हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम फर्स्ट बात करें, लार्जेस्ट की बात करें, हमारे इंडिया का, हमारे पूरे इंडिया के जितनी भी स्टेट्स हैं, सारी स्टेट हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। कैसे काम करती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और हमारी सारी स्टेट्स का एक ही संविधान है। हमारी सारी स्टेट्स का एक ही संविधान है। इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम रिटन की बात करें, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित संविधान है। जैसे कि हमको पता ही है, जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स कितने हैं, तो वो है 22। अगर आर्टिकल्स की बात की जाए तो वो है 395। अगर शेड्यूल्स की बात की जाए तो वो कितने हैं? 8। तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ। हमारे जो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जाता है। कैसा सिस्टम पाया जाता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जाता है। अगर हम बात करें, जो हमारे इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो अडॉप्ट किया है, तो वो अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से। कहां से अडॉप्ट किया है? ब्रिटेन से। हमारे यहाँ दो टाइप के जो हेड हैं पाए जाते हैं। फर्स्ट है नॉमिनल हेड, सेकंड है रियल हेड। नॉमिनल हेड जो कि जिसके नाम पे सारा काम किया जाता है। रियल हेड जो काम करता है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सारा काम प्रेसिडेंट के नाम पर करते हैं। इसलिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल हेड हैं और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल हेड हैं। और अगर बात की जाए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो हमारी गवर्नमेंट की जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिपेंड करती है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड करती है मेजॉरिटी पे। किस पे डिपेंड करती है? मेजॉरिटी पे। और ये मेजॉरिटी कहां पे होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए लोअर हाउस में। कहां पे होनी चाहिए? लोअर हाउस में। अगर हम अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करें तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट। सबसे पहले कौन आते हैं? प्रेसिडेंट। उसके बाद हमारे आते हैं
अपर हाउस। उसके बाद कौन आता है? अपर हाउस। और लास्ट में आता है लोअर हाउस। लास्ट में कौन आता है? लोअर हाउस। और जो हमारा अपर हाउस है इसको राज्यसभा भी कहा जाता है। इसको राज्यसभा भी कहा जाता है और लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको एमपी बोला जाता है। एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, दोनों को एमपी ही बोला जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फेडरल सिस्टम पे। फेडरल सिस्टम है उसमें क्या होता है, इसका जो सोर्स है वो है कनाडा। हमने कनाडा से फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया है। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना काम करती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना काम करती है। इसलिए जो इन दोनों का रिलेशन है तो वो कैसा है, वो है इंडिपेंडेंट। कैसा रिलेशन है? इंडिपेंडेंट। अर्थात ये दोनों अपना अपना काम करते हैं। अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो वो डिपेंड करती है स्टेट गवर्नमेंट पे। किस पे डिपेंड करती है? स्टेट गवर्नमेंट पे। तो ये कैसी बॉडी हुई? डिपेंडेंट बॉडी। कैसी बॉडी हुई? डिपेंडेंट बॉडी। अगर हम बात करें जो हमारे सेंटर और स्टेट का रिलेशन है, जो जो इसमें इंडिपेंडेंट बॉडी पाई जाती है, इसको बोला जाता है फेडरल सिस्टम। अगर हम स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो इस पे डिपेंडेंट पाई जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिटरी सिस्टम। क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम जो गवर्नमेंट अब जो गवर्नमेंट डिपेंडेंट हो, जैसे कि हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो डिपेंड करती है स्टेट गवर्नमेंट पे, इसलिए इसको कहा जाता है यूनिटरी सिस्टम। और कुछ थिंकर्स हैं जो ये मानते हैं, हमारे इंडिया को कुछ थिंकर्स हैं वर्ल्ड के जो मानते हैं कि इंडिया में क्वासी फेडरल सिस्टम पाया जाता है। क्वासी थिंकर्स की माने तो हमारे इंडिया में कैसा सिस्टम पाया जाता है? क्वासी फेडरल सिस्टम पाया जाता है। बट अगर रियल में देखा जाए तो कैसा सिस्टम पाया जाता है? तो हमारे रियल में फेडरल सिस्टम पाया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बात करें, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पूछ लिया जाता है इंडिया इज ए, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये पूछ लिया जाता है कि इंडिया इज ए फेडरल स्टेट, यूनिटरी स्टेट, क्वासी फेडरल स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूनियंस ऑफ स्टेट्स। राज्यों का संघ है। हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि इंडिया दैट इज भारत shall be union of state। हमारे आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है इंडिया दैट इज भारत shall be यूनियन ऑफ स्टेट्स सॉरी। तो इसलिए जो हमारा इंडिया है तो वो कैसा है?
यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर हम बात करें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज तो उसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो वो अडॉप्ट किया गया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो वो हमारे किस पार्ट में है, तो वो है पार्ट 3 में। किसमें है? पार्ट 3 में। आर्टिकल इसमें आते हैं 12 टू 35, 12 टू 35। और अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर आपको लगे कि आपके फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लोटेशन हो रहा है तो हम जो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट का एक्सप्लोटेशन हो रहा है तो हम उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हम इसके आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट के आर्टिकल है 226। तो हम जो अपने फंडामेंटल को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और ये भी बोला जाता है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो गार्डियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। एक और इम्पोर्टेंट बात जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, अगर हम बात की जाए सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो किन्होंने बोला था, तो वो बोला था डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। किसने बोला था? बी आर अंबेडकर ने। अब हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर हम इस डीपीएसपी की बात करें तो ये कहां से अडॉप्ट किए गए हैं, तो ये अडॉप्ट किए गए हैं आयरलैंड से। कहां से अडॉप्ट किए गए हैं? आयरलैंड से। और ये जो डीपीएसपी होते हैं ये जस्टिसेबल एंड बाउंडेड नहीं होते हैं, नॉट जस्टिसेबल एंड बाउंडेड। इसके रिगार्डिंग हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। और डीपीएसपी में जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक वेलफेयर में काम करती है। जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर में काम करती है ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो सके। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसके पार्ट की बात करें तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स की बात करें तो ये हमारे किस पार्ट में है, तो ये है पार्ट 4 में। अगर हम इसके आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल किस में है? ये आर्टिकल है 36 टू 51। तो ये आर्टिकल 36 से लेके जो 51 तक है ये हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं, जिसके रिगार्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर के काम करती है। अब हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कहां से अडॉप्ट की गई है, तो वो अडॉप्ट की गई है रशिया। उस समय इसको यूएसएसआर भी बोला जाता था। तो हमने कहां से अडॉप्ट की है? यूएसएसआर से। और ये हमारे किस पार्ट में है, तो ये हमारे पार्ट 4A में है। किस में है? 4A में। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। जो हमारे
बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। ये कब ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये ऐड की गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। तो किसमें ऐड की गई? पार्ट 4A में। तो आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल है 51A। क्या आर्टिकल है? 51A। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो हमारी ये अमेंडमेंट थी 42nd अमेंडमेंट जो कि हुई थी 1976 में, इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे। कितने ड्यूटीज ऐड किए गए थे? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे। बट एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी जो कि हुई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि हुई थी 2002 में। तो इसमें क्या हुआ? इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में एक और ड्यूटी ऐड कर दी गई। तो अब हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज की गिनती कितनी है? 11। कितनी है? 11। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, अर्थात उसको आसानी से बदला नहीं जा सकता। बट अगर पार्लियामेंट चाहे उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। तो अगर पार्लियामेंट अमेंडमेंट करना चाहे तो उसका आर्टिकल क्या है? तो उसका आर्टिकल है 368। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। तो इसलिए जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जो हमारी जुडिशरी है तो वो कैसी है? इंडिपेंडेंट है। कैसी है? इंडिपेंडेंट। जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है वो कैसी है? वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। कैसी बॉडी है? इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर हम लोअर कोर्ट की बात करें या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो वो कैसी है? वो डिपेंडेंट है। तो को कैसी है? डिपेंडेंट है। अब हम नेक्स्ट बात करें, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मोर पावरफुल है देन स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर्स हैं वो कम दी गई हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर ज़्यादा दी गई है। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने एरिया में ही जो भी कानून इम्प्लीमेंट करेगी वो अपने एरिया में ही इम्प्लीमेंट करेगी। अर्थात जो हमारे स्टेट का जो एरिया होता है तो वो जो भी लॉज इम्प्लीमेंट करेगी तो वो अपने एरिया में करेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ इम्प्लीमेंट करेगी तो वो पूरे देश के लिए करेगी, वो हर स्टेट के लिए वो इम्प्लीमेंट करेगी। जैसे कि जो कुछ पावर्स हैं जो स्टेट्स को नहीं दी गई हैं, सिर्फ सेंटर को दी गई हैं। जैसे कि फर्स्ट है सिटीजनशिप, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में है। और आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल इसके हैं 5 to 11। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी लॉ बनाना है तो उसके पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसके अलावा इमरजेंसी की बात करें अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी का आर्टिकल है
352, 356 और 360। तो ये फर्स्ट है जो, ये है नेशनल इमरजेंसी और ये है स्टेट इमरजेंसी और ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और हमारी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है अभी तक कभी भी नहीं लगी है, जो कि कभी नहीं लगी है। और जो स्टेट इमरजेंसी है सबसे पहले पंजाब में लगी थी, जो उस टाइम पेप्सू भी कहलवाता था। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे सुप्रीम है, वो सबसे सुप्रीम है। हमारे इंडिया में चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, तो वो जो काम करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इसलिए जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे सुप्रीम है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के जुड़ के बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।